आज बात करेंगे दिल्ली की। वैसे ही मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने वाले हैं नई शराब नीति के घोटाले वाले मामले में। जाहिर है सीबीआई के पास कुछ और तथ्य हैं, कुछ और प्रश्न हैं जिनके उत्तर मनीष सिसोदिया को देने हैं। अभी जब उनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं बजट तैयार करने में लगा हुआ हूँ, दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे कुछ समय दीजिए। तो सीबीआई ने 1 हफ्ते का समय दे दिया। अब 26 फरवरी को उनको पेश होना है। लेकिन मामला यहाँ तक सीमित नहीं है। अब उनके खिलाफ एक और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये जो मामला है ये बड़ा अहम है। 2015 में इन्होंने फीडबैक यूनिट का गठन किया था और इसमें करीब 20 अधिकारियों के साथ इन्होंने काम शुरू किया था। इन पर आरोप ये है कि ये जो फीडबैक यूनिट इन्होंने गठित की थी विजिलेंस डिपार्टमेंट में, इसके जरिए इन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी कराई बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी निगाह रखी। और इतना ही नहीं, ये फीडबैक यूनिट गठित करते हुए इन्होंने एलजी से कोई परमिशन नहीं ली। तो सीबीआई ने जो इसकी प्रारंभिक जांच पड़ताल की थी उसमें मनीष सिसोदिया और कई दूसरे अधिकारियों को दोषपूर्ण पाया, यानी जो शिकायत थी वो सही पाई और इसके बाद जो है एलजी से सिफारिश की कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। अब होम मिनिस्ट्री ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। तो मनीष सिसोदिया का बयान आया है और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। ये बयान आया है मनीष सिसोदिया का। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को इसलिए सता रही है कि वो आगे बढ़ रही है? और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी और इसकी जो टॉप लीडरशिप है वो कोई खतरा बन गई है? और क्या ये अकेले मामले हैं, यानी नई आबकारी नीति और इससे नई आबकारी नीति में जो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? या ये जो फीडबैक यूनिट इन्होंने बनाई और इसमें जासूसी कराई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो कहीं भी आमने सामने की टक्कर में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अब तक हरा ही नहीं पाई है। हिमाचल देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर उसने इससे पहले रिप्लेस किया है तो कांग्रेस को किया है। दिल्ली नगर निगम में भी आज महिला मेयर चुनी गई हैं, आम आदमी पार्टी की चुनी गई हैं। कह सकते हैं और ये तर्क दे सकते हैं कि चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली में हमने बीजेपी को हराया इसलिए हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो इन सारे तथ्यों पर जरा पड़ताल करते हैं। दिल्ली को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और आपके बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं मनीष सिसोदिया, मनी मनीष ठाकुर। मनीष जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। ये नमस्कार। मनीष ये मनीष नाम ने बहुत ऐसे ही करामात किया हुआ है सर। तो अब ये जो आपके नाम राशि हैं ये इतने परेशान क्यों हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगा रहे हैं कि चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हमें सताया जा रहा है? ये आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत हद तक अभी की
समय में इन्होंने अपनी बात को ये साबित करने की कोशिश की और एक जो भ्रमजाल है वो बनाने में ये सफल रहे हैं कि बीजेपी इन्हें परेशान कर रही है। जब तक इस बात को केंद्र की सरकार किसी मामले में इनको गिरफ्तार करके, अब तक तो इनके कई मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, एक मंत्री तो जेल मंत्री हैं और तिहाड़ जेल को बैंकॉक बनाए हुए थे, यह भी सब कुछ सामने आ गया। लेकिन मनीष सिसोदिया का मतलब है अरविंद केजरीवाल। और सर, जिस चीज के लिए आप जिक्र कर रहे हैं, ये फीडबैक यूनिट, पहली बार केंद्र सरकार को यह लगा है कि कोई डायरेक्ट सबूत अरविंद केजरीवाल का के लिए इनके पास मिल गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही ये जो इस फीडबैक यूनिट के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम को इसके बारे में एक सिफारिश एक तरह से की थी और एक तरह से ये कहिए कि ये आदेश दिया था कि ऐसी कोई यूनिट बनाई जाए जिसमें केंद्र सरकार के खुफिया विभाग से रिटायर्ड अधिकारियों को रखा जाए। और ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल का वायलेशन किया अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने। मनीष सिसोदिया का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की फोटोकॉपी, वो एक तरह से बिल्कुल घरेलू आदेश पालक हैं अरविंद केजरीवाल के। ये चीजें सबको स्पष्ट रूप से सामने है। 2015 में ये आदेश है, 2016 से में शिकायत की गई, उसके बाद से एक लंबा समय बीत चुका हुआ है और केजरीवाल की सरकार लौट करके दूसरी बार दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गई हुई है। ये माना जा रहा है कि ये सबसे गंभीर मामला है और यदि साक्ष्य इसमें जांच एजेंसी सीबीआई साबित कर पाई, जैसा कि सीबीआई ने भरोसा दिलाया है केंद्र की सरकार को, गृह मंत्रालय को, ये साफ तौर पे ये बेहद गंभीर मामला है। अब बीते दिनों जिस तरह से जॉर्ज सोरेस का, जो मुझे समझ में आता है कि जर्नलिस्ट के रूप में, कि जिस तरह से चीजें सामने आई है कि जॉर्ज सोरेस किस तरह से भारत में अपने पैसे के माध्यम से अपनी सत्ता एक तरह से चलाने की कोशिश कर रहा था। और बहुत सारी ऐसी चीजें कि दिखाई पर फ्रंट पे में दिखाई देता है कि कांग्रेस और केजरीवाल अलग अलग फ्रंट पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन आप अदालतों में भी देखेंगे तो इसी मामले में वही वकील केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पक्ष रखते हैं जो राहुल गांधी का पक्ष रखते हैं। कांग्रेस की पक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो वकील राहुल गांधी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखता है, वही वकील मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। अभिषेक मनु सिंघवी नाम है उनका। और अभी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के साथ महाराष्ट्र की सरकार के बचाने में, ठाकरे को बचाने में लगे हुए पूर्व चीफ मिनिस्टर को, इस पूरी चीजों को यदि आप देखने को, तो मुझे लगता है कि ये शराब घोटाला या दूसरा घोटाला सिंपली एक सरकार के घोटाले से संबंधित है। ये एक बेहद, ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार को कोई गंभीर चीजें मिल गई है कि ये लगभग 26 अधिकारियों को एक साथ नियुक्ति दी गई और वो अधिकारी जो केंद्र की सरकार में कांग्रेस के दौर में जो अधिकारी भारत सरकार की खुफिया विभाग में थे। ये सिर्फ ये मामला नहीं है कि जासूसी कराई गई, ये मामला कि किन अधिकारियों के द्वारा की गई और क्या भारत सरकार की कुछ गुप्त चीजों को लीक किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के रूल का वायलेशन सीधे कि आप केंद्र किसी आदमी की व्यक्तिगत चीजों को सिर्फ आप उसकी जानकारी ले रहे हैं या केंद्र भारत सरकार से संबंधित कोई गोपनीय चीजों को की बात की जा रही है। मनीष सिसोदिया या दिल्ली सरकार का केंद्र की सरकार के उन अधिकारियों को लेकर के और इस तरह की चीजों की जांच करने का, इस पे खुफियागिरी करने के क्या मायने हैं। जिस समय की ये बात है उस समय केजरीवाल को अपने आप को सुपर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को फील करते थे। उस समय की यदि आप चीजों को याद करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि किस तरह से उस समय में केजरीवाल हर वक्त अपने आप को टारगेट में रखे हुए रहते थे नरेंद्र मोदी को और किस तरह से काम करते थे। तो आज भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच की अनुमति सीबीआई को मिल गई है, लेकिन चीजें बहुत हद तक स्पष्ट ये है कि उस दौर में के मामले को लेकर एक टाइम लिया गया है और सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत है। क्योंकि जिस तरह से मारक स्टाइल में सीबीआई आम आदमी पार्टी काम करती है, यदि आम आदमी पार्टी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की कोई सी भी चीजें गड़बड़ी हुई, लीक हुआ और ऐसा लगा कि इनको परेशान किया जा रहा है, तो ये कहते हैं ना कि बैक बाउंस करेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि क्या सचमुच केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार
में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद मेयर के चुनाव में जीत भी ये दिखाता है कि इस चीज से कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल की दिल्ली में पैठ है। इसकी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के पास भी कोई ऐसा नेता नहीं है। और आप एमसीडी स्तर के चुनाव में भी आप सोचेंगे यदि मोदी के कारण ही आपकी जीत हो जाए तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल एंड टीम अपने झूठ को सत्यापित करने में कामयाब हो रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई ने यदि इतनी गंभीर मामले में जांच की अनुमति मांगी है, इतने दिनों बाद यदि मांगी है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है और कुछ बहुत गंभीर मामला सीबीआई के हाथ लगी है, जो शराब घोटाले और स्कूल घोटाले से ज्यादा बड़ा मामला है। अगर शराब घोटाले की बात करें तो ये उछल रहे थे तब जब पहली चार्जशीट पेश की गई या जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई? जी, सवाल आपका सुन नहीं पाया मैं। सर एक बार रिपीट कीजिए सवाल। मनीष जी, मुझे जी खांसी आ गई थी तो मुझे माइक बंद करना पड़ा। जी मैं जी ये जी पूछ रहा था कि जब चार्जशीट पेश की गई तो ये उछल रहे थे कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने एक तरीके से क्लीन चिट दे दी है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनके घर पर छापा मारा कुछ नहीं मिला, उनका बैंक लॉकर चेक किया कुछ नहीं मिला, उनके गांव गए कुछ नहीं मिला। अब फिर ऐसा क्या मिल गया सीबीआई को? इनके अनुसार तो क्लीन चिट मिल चुकी थी इनको। तो अब सीबीआई ने अगर फिर इनको बुलाया है 26 फरवरी को पूछताछ के लिए, तो या तो ये झूठ बोल रहे थे कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, या सीबीआई के पास कुछ ऐसे तथ्य थे कि वो उनको पकड़ करके आगे बढ़ रही थी। कुछ ऐसे गवाह उनके हाथ लग गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हाथ लग गई हैं कि अब वो इनकी गर्दन पकड़ सकती है। सर, ये केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि अपने उस झूठ को ही सच साबित कर दो। यही केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और मतलब सीबीआई जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल हो गई, जिसमें नाम सिसोदिया का है। कई बार ये होता है कि चार्जशीट के अलग अलग हिस्से हैं। अब की बार माना जा रहा है कि इसमें सीबीआई को जो अब फैक्ट मिले, सीबीआई दरअसल ये मान रही कि इस पूरे खेल में अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, सब कुछ एकदम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दिल्ली में शराब के लिए के ठेकेदारी में किस तरह से धांधली की गई। लिंक पंजाब से पूरी तरह से जुड़ रहा है। अब गोवा से इसके लिंक सामने आए हैं, किन किन लोगों को ये दिया गया। और ये साफ हो गया कि दिल्ली की सरकार ने, एक ऐसी सरकार जो शिक्षा के नाम पर, नैतिकता के नाम पर बात कर रही है, किस तरह से ये माना ये शराब का कारोबार यदि हम पंजाब से लिंक करते हैं तो पंजाब से इसकी कमाई का माध्यम ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा झूठ बोला कि हमारे मतलब जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब यदि गिरफ्तार कर दिया जाए तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इसलिए इन्हें लगता है कि इतना झूठ बोलो, क्योंकि किसी चीज की प्रक्रिया है। 1996 में चार्जशीट फाइल हुई थी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, 2013 में आकर के लालू यादव को सजा मिली, और आज भी लालू यादव को सजा हो गई है। 5 मामले में लालू सजायाफ्ता अपराधी हैं। लेकिन उसके बावजूद लालू के पुत्र माहौल ये बनाते हैं कि बीजेपी ने उनको फंसाया, उनको नरेंद्र मोदी ने फंसाया। और बहुत हद तक अपने वोटर में लालू ये भ्रम फैला चुके हैं कि वो जो जेल गए हैं वो इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी से लड़ते रहे, इसीलिए जेल गए। अब कितना बड़ा झूठ ये है कि जब लालू यादव को चार्जशीट की गई, लालू यादव पर जब चार्ज फ्रेम किया गया, दोनों कंडीशन तब की है जब केंद्र में वो सरकार थी जिसके माए बाप खुद को कहते थे कि आई एम द किंग मेकर, मैंने गुजराल को बनाया, मैंने देवेगौड़ा को बनाया। और उस समय के सीबीआई का डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। उसके बाद लगातार केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही, जिसमें वो रेल मंत्री भी रहे, प्रभाव रहा उनका। इसके बावजूद वो अपने झूठ से ये फैला चुके हैं मीडिया के एक वर्ग से कि नरेंद्र मोदी ने उनको फंसाया, जबकि उनकी पहली सजा जब 2013 में हुई तब तक केंद्र में मोदी की सरकार आई भी नहीं थी। ये पूरा मामला उस दौर का है जब लालू यादव यूपीए के साथ थे, जब लालू यादव की अपनी संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। ये वो दोनों वो दौर थे।
ठीक उसी ढंग का झूठ, इसीलिए मैं कहता हूं कि लालू यादव के, जिस तरह से लालू एक ग्रामीण परिवर्तन स्टाइल की राजनीति करते थे। दो फिल्मों की मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि नदिया के पार एक फिल्म आई थी और एक फिल्म हम आपके हैं कौन, यदि दोनों की कहानी आप देखेंगे तो लगभग लगेगा कि स्क्रिप्ट एक जैसी है, बस वो ग्रामीण परिवेश है, ये शहरी परिवेश है। केजरीवाल बिल्कुल से लालू यादव के एक शहरी संस्करण है, उसी ढंग की मारक राजनीति करते हैं और बहुत हद तक के सफल होते हैं। हर किसी को पता है कि जो चारा घोटाला क्या था, हर किसी को पता है कि चारा घोटाला में क्या कुछ हुआ। ये वो दौर था जब राजनीति में नरेंद्र मोदी नामक चीज की, केंद्र की राजनीति में कोई वजूद नहीं था, फिर भी ये झूठ फैला देते हैं। तब भी जब सजा याफ्ता अपराधी हो गए हैं लालू यादव, तो अभी तो केजरीवाल के चेले मनीष सिसोदिया चार्जशीट भी अभी उनके ऊपर नाम में नहीं है। तो ये भ्रम फैलाना आसान है। पॉलिटिक्स में आप इस भ्रम को जितने ढंग से घृणा के रूप में फैला लेते हैं, उतनी आप सफल हो जाते हैं। मनीष सिसोदिया को पता है कि इस पूरे मामले में वो फंस चुके हैं, इसीलिए वो मारक स्टाइल में कर रहे हैं कि जैसे आज उन्होंने कहा कि गुंडे जीत गए, गुंडे हार गए और जनता जीत गई। तो गुंडा कौन है और जनता कौन है? मतलब जिस पार्टी को, जो केंद्र में इतनी बड़ी सरकार है, वो जिसको देश की जनता ने चुनी है, मतलब भारत की पूरी जनता गुंडे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं जनता जीत गई। मतलब इनको जिनने जिताया है वो जनता है, जो नरेंद्र मोदी को जिताया वो गुंडे हैं। तो एक तरह से ये इस स्टाइल की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक जांच एजेंसी की भी एक मजबूरी होती है, वो पूरे साक्ष्य को लेकर अदालत में नहीं जाएंगे, तब तक चूंकि उसी ढंग के वकील हैं जो एक दौर में कहते रहे कि हम तो जज पैदा करते हैं। तो इस देश में अदालतों के लिए तो मैं क्या कहूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। यदि जांच एजेंसी थोड़ी सी भी चूक कर गई और अदालत में मामला गया और कुछ ऐसा जजों का कमेंट्स हो गया, तो इन केजरीवालों का जो एजेंडा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो झूठ सच हो जाए, उस एजेंडे पर ये सफल हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है कि इतना झूठ बोलो और चोरी करने के बाद, फंस जाने के बाद भी दूसरे को चोर कहो। आपको साफ समझ में आ जाएगा कि लालू तो आज तक बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उसे फंसाया है। तो यही परसेप्शन का खेल है और इसके तो मास्टर हैं केजरीवाल। लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पूरी तरह से फंस गए हैं। और मुझे तो संदेह हो रहा है कि इसमें पूरा जो, जिस तरह से जॉर्ज सोरस के आदमी इस टीम में है, संदेह इस बात को लेकर क्या सीबीआई को सचमुच कुछ ऐसा लीक मिल गया है कि वो जो अधिकारी हैं जिसका उपयोग किया गया वो कौन थे। महत्वपूर्ण उससे भी ज्यादा ये है कि भारत सरकार की, भारत की कौन सी चीजें हैं, गुप्त चीजें, जिसको लीक किया गया, और सरकार के नाम पर के आवरण के अंदर ये लोग कौन हैं जो सत्ता चला रहे हैं, ये एनजीओ गैंग के लोग। दो प्रकरण मुझे याद आ रहे हैं। आपने जिस तरीके से तुलना की है लालू प्रसाद यादव के केस की, क्योंकि उन पर केस तो तब का है जब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन बदनाम उन्होंने किया नरेंद्र मोदी को। इसी तरीके से जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने कहा कि चूंकि हिमाचल का उनको प्रभारी बनाया गया था, चूंकि वो मोहल्ला क्लिनिक का विश्व स्तरीय मतलब अनूठा काम कर रहे थे, जिसको दुनिया के मंत्री देखने के लिए आ रहे थे, तो उनको उस काम से रोकने के लिए जेल में डाल दिया गया। जबकि सब जानते हैं कि किस मामले में, हवाला रैकेट में उनको जेल में डाला गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है। दूसरा प्रकरण मुझे याद आता है मनीष सिसोदिया वाला। मनीष सिसोदिया चूंकि गुजरात प्रचार के लिए जाने वाले थे, इसलिए उनको सताया जा रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर में एक क्रांति ला रहे हैं, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में भी फुल पेज के विज्ञापन छपे हैं। मोदी सरकार जो है वो घबरा गई है और इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। ये मनीष सिसोदिया को तो नई आबकारी नीति में घोटाले के लिए गिरफ्तार करने की बात थी या पूछताछ की बात थी, ना कि शिक्षा नीति में। और इसी तरीके से सत्येंद्र जैन को भी जो गिरफ्तार किया गया है, वो इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अब वो मोहल्ला क्लिनिक की भी पोल खुल गई जैसे बनवाए गए थे। और शिक्षा नीति की भी पता चल रही है कि जो क्लासरूम के नाम पर इन्होंने बजट एलोकेट किया, वहाँ टॉयलेट को इन्होंने कमरे दिखा दिए हैं। तो इन सारे मामलों की जांच पड़ताल भी चल रही है। ये जो झूठ है, ये क्या पब्लिक इनके स्वीकार कर रही है? अगर स्वीकार नहीं करती तो मनीष जी ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव कैसे जीत पाते? अगर जनता ये मान ले कि
जो इन पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, गड़बड़ियों के, तो फिर इनको लोग मत क्यों दे रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा जो स्टाइल केजरी का है, वो दूसरों से एकदम अलग है कि मीडिया का इस्तेमाल जितना बढ़िया करते हैं, वो कोई नहीं करता। दिल्ली में एक मैं अक्सर कहता हूँ कि एक शहर-नुमा राज्य के मुख्यमंत्री केरल में भी उतने ही दिखाई देते हैं, अभी मैं बिहार में हूँ, यहाँ में भी वो उतने ही दिखाई देते हैं। इनफैक्ट यहाँ के अखबारों में, टेलीविज़न तो छोड़ दीजिए कि जो चैनल आप दिल्ली में देखते हैं हम लोग, वही चैनल आप आके हम पटना या अपने होम सिटी में देखते हैं, वही आप त्रिवेंद्रम में देखेंगे। लेकिन अखबार, जो लोकल अखबार है, उसमें भी यदि उसी ढंग का ऐड हो जो नोएडा में दिख रहे, अब बताइए दिल्ली एनसीआर है, नोएडा में भी वही दिखेगा जो लखनऊ में दिखेगा, जो पटना में दिखेगा। तो इतना ज्यादा खर्च एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, दिल्ली के पास कमाई का कोई बड़ा जरिया नहीं, केंद्र पे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है दिल्ली, इसके बावजूद इतना ज्यादा खर्च मीडिया पर। मैं अक्सर तुलना करता हूं कि आप देखेंगे कि ताल कटोरा स्टेडियम में इनका प्रोग्राम होगा, उसके बाद इनका टेलीविजन चैनलों पर एड आएगा। तो वो ताल कटोरा स्टेडियम में किसने कितना प्रोग्राम दिखाया, उसी के मुताबिक टीवी चैनलों को ऐड मिलेगा। हर चैनल इसका इसका ये अलग अलग पैमाना तय करते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा घोटाला है, जिस टेलीविजन चैनलों पे दिन रात डिबेट होता है, आपने कितने दिन देखा कि सत्येंद्र जैन जैसे मुद्दे को जिसमें एक दिल्ली का एक मंत्री तिहाड़ जेल को बैंकॉक बनाए हुए है, उस पे कितने दिन डिबेट हुए, मुझे याद नहीं आता किसी भी चैनल ने इस पे कोई डिबेट किया। तो सवाल, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने, उनका दबदबा इतना ज्यादा है, रुख इतना है। हम और आप जानते हैं कि सर कि टेलीविजन में खर्च कितना है, और यदि ऐड का बंद हो जाए रास्ता, तो उसकी तबाही किस कदर से होती है। और ब्लैक मनी का धंधा, पैसा यदि आवक का स्रोत बंद कर दिया जाए, तो फिर हालात क्या होते हैं, वो जेम्स राय के चैनल पे साफ दिखता है कि उसकी उसकी बदहाली। मैं अक्सर उस चैनल के रिपोर्टर से कई बार मेरी चर्चा हो जाती, तो कहते 10 साल से सैलरी ही नहीं बढ़ी। अब सोचिए, 10 साल पहले हम और आप इस पेशे में, 10 साल पहले उनको कितनी सैलरी मिलती थी कि 10 साल बाद वो आधी हो गई है, फिर भी जीविकोपार्जन उनका चल रहा है। और ऐसी क्या वजह है कि जानबूझकर कुछ चैनल के ज्यादातर लोगों को नौकरी दूसरे जगह नहीं होती है, और फिर जब निकलते हैं तो कहते हैं पेट पे लात मार दिया गया, और फिर भी जाकर के पेरिस और दूसरे देशों में उनका दबदबा चल रहा होता है। तो समझ में आता है कि पूरा खेल किस रूप में होता है, ये चीजें किस रूप में हो रही है, कि और केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, कि किस तरह से अपने आप को, इस परसेप्शन को क्रिएट करना। उससे हम ये कि इनके इनके साथ सौभाग्य की बात ये है कि हर आप स्टेट लेवल तक का चुनाव तो आप मोदी के नाम पे लड़ लेंगे, लेकिन निगम के चुनाव का आप क्या करेंगे? दिल्ली जैसे स्तर में बीजेपी के पास कोई एक नेता नहीं है। आज यदि बिहार की आप बात कीजिए, तो आप नीतीश कुमार, भले ही आप रिजेक्टेड केंद्र में दिल्ली में बैठ करके आपको लगता है कि कुछ, मगर ऐसा क्या है कि उसके विकल्प में आपके पास कोई नेता नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पर आप फाइट करते हैं। इसीलिए लोगों को कई बार ये भ्रम बनता है कि आप केजरीवाल से बेहतर आपके पास विकल्प क्या है। केजरीवाल खुद दागदार नहीं है, इस बात से तो कोई, इसमें कोई दो बात नहीं है कि आप अब तक यदि पर्सनली नेता के रूप में यदि आप देखेंगे, तो बीजेपी या कांग्रेस से किसी भी नेता की अपेक्षा उसके ऊपर खुद का कोई ऐसा दाग नहीं है। लेकिन क्या केंद्र सरकार के पास इस मामले में, जो मैं कह रहा हूं, मेरा इशारा साफ है, इस मामले में क्या बहुत कोई गंभीर ऐसा सबूत मिल गए हैं कि 7-8 साल बाद सीबीआई कह रही है कि हमको इस मामले में जांच की अनुमति दी जाए? तो अब जब तक सरकार अपने एजेंसियों के माध्यम से ऐसे ऐसे लोगों को, जो इस कदर घोटाला को अंजाम दे रहे हैं, जो एक राज्य में चुनाव के लिए दूसरे राज्यों से शराब जैसे धंधे को लूट कर रहे हैं, आवरण नैतिकता का उठ करके शिक्षा घोटाला, और आवरण शिक्षा के और हेल्थ के नाम पर शराब के धंधे का काम कर रहे हैं, ये खेल कितना खतरनाक है। क्योंकि कई बार बॉलीवुड के फिल्मी स्टाइल में नैतिकता का आवरण जिनने जितना ज्यादा ओढ़ा है, भ्रष्ट और निकृष्ट काम में उतने बड़े हिस्सेदार रहे हैं। टेलीविजन चैनलों पर बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करने वाले का आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका नकाब उतर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा, चूंकि हमारी जांच प्रक्रिया, अदालतों की प्रक्रिया इतनी डिले होती है, कि ऐसे ऐसे लोगों का नकाब उतरने में समय लगता है, और नकाब उतर भी जाए तब भी तो लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जब 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी भी हो जाते हैं, फिर भी जनता में तो उनकी पैठ उसी ढंग से है। इसीलिए इसका सही पैमाना क्या होना चाहिए, कहना मुश्किल है। अब यदि अभी तो आप चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाए इनके ऊपर, लालू तो 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी हैं, तो जनता में कितनी साख लालू की गिर गई है। यदि यही पैमाना है, तो बहुत सारी चीजें मुश्किल है कि इसका जवाब दिया क्या क्या दिया जाए। मनीष जी,
आपने विज्ञापनों का जिक्र किया, तो विज्ञापन घोटाला भी तो एक बड़ा इशू है यहाँ पर। और जिस तरीके से राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन बना करके इन्होंने चलवाया, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को इन्होंने उपकृत किया, उस मामले में भी तो एक आदेश बीच में आया था कि आपको इतना पैसा वापस जमा कराना है पार्टी कोष से। उसका क्या हुआ? कुछ जानकारी हो तो ज़रूर साझा करें। ये अब तक ये चीज, इस पे सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, इन चीजों को ये रिजेक्ट करते रहे हैं। और इसमें तो साफ ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के फंड से दिया जाएगा। निर्देश ये है और सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक है कि आंकड़े तो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कितना है, लेकिन ये पाया गया कि सरकार का मतलब सरकार के पैसे से पार्टी का प्रचार किया गया। ये महत्वपूर्ण है कि आपने सत्ता का जो दुरुपयोग किस रूप में किया। एक ऐसा राज्य जिसकी कमाई का कोई जरिया नहीं है, जिसके पास कोई इसीलिए आपने शराब को उस ढंग के धंधे में इस्तेमाल किया गया। और माना जा रहा है इस पैसे का जो ये पैसा था, ये जो सरकार के ऊपर खर्च होने थे, उसका इस्तेमाल पंजाब में प्रचार में किया गया, मतलब पार्टी के प्रचार में किया गया। पार्टी का एक अलग फंड होता है, हम और आप जानते हैं कि चाहे वो ब्लैक मनी के रूप में हो, कैश के रूप में आना हो। इतना बड़ा जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जो शिवसेना वाला भी उठ रहा है कि किस तरह से शिवसेना जो है ने 164 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस जो है आप दिखा रहे हैं, जो मुझे याद आया। इससे चीजें हो रही है कि पार्टी फंड एक ऐसा है जिस पर गिद्ध दृष्टि सबकी नजर लगी हुई होती है। अब उस पार्टी फंड के बदले जो पार्टी और जिसका आप इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए करते हैं, भले आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आप केंद्र की सरकार बतौर प्रधानमंत्री आप सुविधा के रूप में, कुछ चीफ मिनिस्टर के रूप में आपकी सुविधाएं होंगी, लेकिन एक पार्टी के चुनाव प्रचार में यदि आप सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्राइम है। अब इनका पूरा जो है, दरअसल दूसरी पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत हद तक इसलिए नहीं बनता है कि उन्होंने इनकी तरह ढोल नहीं बजाया अपनी नैतिकता का, अपनी ईमानदारी का। दरअसल ये एक भरोसे की हत्या। कई बार मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्यों में यदि कोई केजरीवाल बनना चाहता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इन सब चीजों से निकल करके आता। लेकिन केजरीवाल ने भरोसे की इस कदर हत्या कर दी है कि अब दूसरा कोई संघर्ष करके इस स्थिति में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से इनका ढोल फटा फूटा कि नैतिकता का आवरण ओढ़ करके केजरीवाल ने किस स्तर की पॉलिटिक्स की है। और ये सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला भी अभी तक उसकी भी जांच चल ही रही है, जिसमें उसने ये कहा था कि 10 करोड़ तो प्रोटेक्ट मनी के तौर पर मनीष सिसोदिया ने ही मुझसे वसूले थे, और कुल मिलाकर के 60 करोड़ रुपया उसने आम आदमी पार्टी को दिया। जो बाद में उसका एक और बयान आया था कि वो गोवा के चुनाव में इन लोगों ने खर्च किया था। तो मतलब भ्रष्टाचार की तो ये अनंत गाथा है, जो जिसको कहते हैं कि इसका अंत होने का नाम ही नहीं आ रहा है। मतलब 60 करोड़ रुपया एक ऐसे ठग से ठग लिया गया, जो अपनी ठगी के कारण ही जेल में इस समय अपना समय काट रहा है। बिल्कुल, उसने साबित कर दिया कि उससे भी बड़ा कोई ठग है। उसे गुमान था और पुलिस कहती है कि वो सुपर ठग था। तो ये पूरे जो सिसोदिया एंड केजरी गैंग जो है, उसने दिखा दिया कि तुम्हारे बाप हैं हम ठगी के मामले में। और सुकेश ने कहा कि हमें राज्यसभा का टिकट देने के लिए, राज्यसभा का टिकट का मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए। राज्यसभा का टिकट क्या होता है? राज्यसभा के लिए यदि आपने किसी पार्टी ने यदि घोषणा कर दी तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो टसल में हार जाए, क्योंकि स्थिति स्पष्ट होती है कि किस पार्टी को राज्यसभा से सीट मिलनी है। अब क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार बनी है तो राज्यसभा की सीट इनकी बढ़ गई, सपना इन्होंने बहुतों को दिखाया। अब इनके लिए प्रमाण ये है कि जिस तरह से दिल्ली में जब इनको 3 राज्यसभा की सीटें दिल्ली से मिली, तो स्ट्रगल के दौरान जिन लोगों ने उम्मीद बांधी थी, चाहे वो कुमार विश्वास हों या पत्रकारिता में गुप्ता जी बन करके गए हुए कई ऐसे लोग हों जिन्हें जीवन भर अपना कास्ट नेम पत्रकार के रूप में नहीं लगाया, लेकिन पार्टी में आकर के अपने पूरे चैनल को जो है समर्पित कर दिया, केजरीवाल ने इस्तेमाल कर लिया कि पूरे टेलीविजन चैनल को अपना प्रोपेगेंडा बना दो। वैसे लोग सबको के भरोसे की
की ऐसी की तैसी कर दी और दो ऐसे गुप्ता जी को ला करके रख दिया कि जो इनके पैसे, जो इनके लिए सुकेश चंद्रशेखर थे, उन दोनों का कोई नाम नहीं जानता था, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई, कहां से इनके पार्टी में आए। तो ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे कई सुकेश चंद्रशेखर है जिनका अभी नाम सामने आना है। ऐसे में यदि बिजनेसमैन आके कहे कि मुझसे इतना पैसा लिया राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए, तो कई लोग उनकी बात को मानेंगे भी नहीं। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के कई लिंक जुड़ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि राज्यसभा में जिस तरह से केजरीवाल ने एक नया प्रयोग किया, 2-3 ऐसे ऐसे लोगों को, आमतौर पर मायावती ये काम करती थी कि पैसा दो, विधानसभा का टिकट पाओ, लेकिन मायावती के लिए वेल नोन है, ये लोग तो आवरण ओढ़ कर आए थे नैतिकता का। तो सवाल हम ये है कि इन दोनों गुप्ता जी में ऐसा क्या था, किस मामले की विद्वता इनके अंदर थी। यदि अपर हाउस कहा जाता है कि विद्वत जनों की सभा है, ये दोनों गुप्ता जी किस मामले में विद्वता हासिल किए हुए थे। तीसरा नाम जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि भैया कुछ और धंधा करते थे। तो ऐसे ऐसे लोग क्या सिर्फ पैसे के बल पर आम आदमी पार्टी में राज्यसभा का सदस्य पा गए, तो सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठगों की बात सत्यापित होती है। लेकिन जैसा हमने कहा, हमारे यहाँ अदालत की सर इतनी लेंदी प्रोसेस है कि समय इतना लंबा लग जाता है कि कई बार, चूंकि मैंने लंबे समय अदालत की रिपोर्टिंग की है, मैंने अक्सर देखा है कि हमारी न्याय प्रक्रिया में जो विक्टिम है ना, वही एक्यूज की भूमिका में होता है, वही प्रताड़ित होता है। ज्यादातर समय हमने अदालतों के अंदर देखा है कि विक्टिम ज्यादा प्रताड़ित होता है और प्रभावशाली लोग तारीख पर तारीख ले लेते हैं। अब सोचिए 1 मिनट के लिए कि लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी हैं, 5 मामले में सजा हो गई है, मौज ले रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हाई कोर्ट में उन्हें सजा मिल जाए, लोअर कोर्ट में उन्हें सजा मिली, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये हाई कोर्ट में ये प्रोसेस जो है तेजी से चले। प्रभाव उन लोअर कोर्ट में भी वो लोग केस को रोकते रहे कि जब तक वो सजा तब तक रोकी जाए जब तक ये पूरा सिस्टम चल रहा है। और आज की तारीख में भी यही स्थिति है कि ऐसे ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग अदालत के प्रोसेस को लेंदी बनाए रहते हैं। और जब तक ये लेंदी बनाए रखेंगे तब तक स्थिति ये होगी कि किसी अरविंद केजरीवाल को ये झूठ, उस पे झूठ, महाझूठ, सुपर झूठ के माध्यम से ये भ्रम बनाने की स्थिति में वो रहेंगे कि उन्हें सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फिर बार बार उस इशारे की तरफ करूं, जब अदालत ने मान लिया, अब सुकेश चंद्रशेखर से पर भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। क्या सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा हुआ है? हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब अदालत को कुछ तो लग रहा है कि सत्येंद्र जैन ने क्या, सत्येंद्र जैन ने क्या किया है। अब उस सत्येंद्र जैन को आप कह रहे हैं कि उन्हें, मान लीजिए कि जब तक एफआईआर होती है तब तक जांच एजेंसी सरकार के प्रभाव में है, लेकिन अदालत आपको जमानत, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत आपको नहीं मिल रही है, और फिर भी निर्लज्जता से आपने उस व्यक्ति को अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया है, फिर भी आप नैतिकता का ढोंग रच रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या दूसरी पार्टी केजरीवाल की इस चीजों को सामने रख पाती है? और हर चीज कोई एक पार्टी नहीं जीतेगी। कांग्रेस ने कितना समर्पण कर रखा है फाइट से, जिस कांग्रेस की 15 साल तक दिल्ली में सत्ता रही, वो खुल करके लाइव फाइट में तो दिखाई देती है, लेकिन गुजरात से मैदान छोड़ देना, दिल्ली में मैदान छोड़ देना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये साठ गांठ है। और मैं फिर उसी ओर आ रहा हूं, ये जॉर्ज सोरोस के मामले आने से क्या इस जासूसी कांड का क्या रिश्ता है, ये सामने आना अभी बहुत बहुत जरूरी है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला और बहुत गहराई से कई मुद्दों का विवेचन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका। जय हिंद। जय हिंद सर।